हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये जो टॉपिक है ये पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उन्होंने अपने यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर एक ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट किया और उस ड्राफ्ट का जो मेन मोटिव था वो यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे कि ओपन एआई वगैरह है या फिर चैट जीपीटी है उनको कंट्रोल करना या उनको रेगुलेट करना, अगर हम दूसरे सेंस में बोले। अब इस ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो अभी तो ये प्रेजेंट किया था 2023 में यूरोपियन पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये अभी बना था। तो इस ड्राफ्ट के ऊपर जो काम था वो स्टार्ट हो गया था बनना 2021 में, यानी कि ये ड्राफ्ट 2021 से ही एक अपनी प्रोसीजरिंग फेज में था कि बन रहा था। और इस ड्राफ्ट का जो मेन मोटिव था वो था एक तो ट्रांसपेरेंसी लाना, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना, अकाउंटेबिलिटी लाना, और किसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फील्ड है उसमें। प्लस इन सब के साथ साथ इसका जो मेन मोटिव था वो था जो भी रिस्क है सेफ्टी को लेके, हेल्थ को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है यूरोपियन यूनियन की उनको लेके भी एक फ्रेमवर्क उन्होंने प्रिपेयर करना था, जो कि इस ड्राफ्ट के थ्रू उन्होंने कोशिश की है। अब अगर इसमें हम देखना चाहें तो ये जो ईयू का यानी यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक्ट ये मेनली है क्या। सबसे पहले तो इस एक्ट में इन्होंने क्या किया था, ये जो एक्ट था इन्होंने एआई को डिफाइन किया। इन्होंने क्या बोला कि एआई जो है वो एक एआई एज अ सॉफ्टवेयर, एआई एज अ सॉफ्टवेयर दैट जनरेट आउटपुट्स such as content, prediction, रिकमेंडेशन और डिसीजन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब था कि एआई जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि जनरेट करता है आउटपुट्स। कोई भी कंटेंट हो जो हम उसमें कुछ भी फीडबैक मतलब कि कुछ भी हम उसमें डाटा इनपुट करते हैं उससे रिलेटेड वो आउटपुट देता है हमें, किसकी फॉर्म में, कंटेंट की फॉर्म में, प्रेडिक्शंस की फॉर्म में, रिकमेंडेशंस की फॉर्म में और डिसीजंस की फॉर्म में। इस एक्ट में ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो एक्ट है इसमें इट प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज़। मेनली इन्होंने प्रोहिबिट किया है एआई टेक्नोलॉजीज़ को, किसमें, जो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरीज है। अब आपको पता है हाईएस्ट रिस्क कैटेगरीज कौन सी होती है। हाईएस्ट रिस्क कैटेगरीज वो क्या थी, जो रियल टाइम फेशियल और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो बायोमेट्रिक्स थे वो पब्लिक हो रहे थे। और मेनली ये जितने भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम थे ये कहाँ चल रहे थे, ये पब्लिक स्पेसेस में चल रहे थे काफ़ी ओपनली। जैसे हम इंडिया के अंदर आधार वगैरह जब बनवाने जाते हैं तो हम अपने बायोमेट्रिक्स उनको देते हैं, वहाँ पे हमारे बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ये क्या था, पब्लिक स्पेस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। जो सिटीजन्स हैं उनका सोशल सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इसका स्कोरिंग हो रहा था। इसके साथ साथ बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो ऐप थी उनका यूज़ किया जा रहा था बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब ये क्या है, आपने कभी देखा होगा कि आप कुछ अगर किसी को किसी ए प्रोडक्ट को बाय करना है तो वो क्या करते हैं, वो जाके गूगल पे उससे रिगार्डिंग ए प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया या ना भी खरीदा हो तो भी अगर आप अपनी सोशल जो साइट्स हैं वो ओपन करेंगे उन पे ऑटोमेटिक या तो वो प्रोडक्ट या उससे सिमिलर जो प्रोडक्ट है उनकी जो है एड्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उनका मानना था ये कहीं ना कहीं जो है जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको काफ़ी वल्नरेबल पॉइंट पे ले जाके रख रहा है। तो ये सब जो चीज़ थी ये उन्होंने इस एक्ट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी बोला कि मेनली ये जो ड्राफ्ट है उसका फोकस क्या होगा। उन्होंने बोला कि इट फोकसेस ऑन एआई सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि पोटेंशियल हार्म जो है हेल्थ को, सेफ्टी को और फंडामेंटल राइट्स को। ये मैंने आपको बोला कि जो हाई प्रायोरिटी जो वो है कोर एरियाज जिनको हम बोल रहे हैं, एक तो ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो बायोमेट्रिक्स है वो ली जाती है कई बार, या फिर बायोमेट्रिक नहीं है तो हमारे हेल्थ रिलेटेड जो डाटा है वो वहाँ पे सेव किए जाते हैं। सेफ्टी है
कोई भी फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की सेफ्टी है या ह्यूमन बींग्स की जो सेफ्टी है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने फोकस किया है। उसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया है। मेनली इन्होंने इसको कहाँ यूज़ किया है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, लॉ एनफोर्समेंट में, और जो भी असेंशियल सर्विसेज है उनकी जो एक्सेस है उसके लिए इन्होंने इस ड्राफ्ट में मेंशन किया है। अब इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई कि किसी भी हाई रिस्क जो एआई सिस्टम है उसको हम कहीं भी बेच रहे हैं या किसी को भी मतलब कि वो उसकी जब सेलिंग हो रही है तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिव्यू होने चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि आपने एआई कुछ सिस्टम बनाया है और आप उसको ओपनली मार्केट में सेल कर रहे हो। तो अगर ऐसा कोई हाई रिस्क एआई सिस्टम प्रिपेयर किया जा रहा है और उसको उसकी सेलिंग हो रही है, वो ओपनली पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, तो पब्लिक डोमेन में आने से पहले उसका क्या होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रिक्ट रिव्यू होना चाहिए। उससे क्या होगा, रिव्यू से वो इंश्योर करेगा क्या ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेन जो अकाउंटेबिलिटी है और ह्यूमन बींग्स की जो ओवरसाइट है उसको भी ये बढ़ाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में आने वाला है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अकाउंटेबल है और कितना लॉन्ग साइटेड है ये। इसके साथ साथ इन्होंने इस ड्राफ्ट में ये भी फोकस किया कि जो एआई सिस्टम है जो काफ़ी लो रिस्क पे है, जैसे कि आपके स्पैम फिल्टर्स जो होते हैं, ईमेल वगैरह में स्पैम जो मेल्स आती है उनको फिल्टर करने के लिए जो स्पैम फिल्टर्स है, या वीडियो गेम्स में है, ये क्या है, ये कुछ मतलब कि ऐसे एरियाज है जो काफ़ी लो रिस्किंग है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा किसी को हार्म नहीं हो रहा है, किसी का हेल्थ या किसी का ह्यूमन जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये तो 3 मेन कोर एरियाज थे जिसपे उस जो पार्लियामेंट का एआई ड्राफ्ट था उन्होंने फोकस किया था। उसके साथ साथ उस ड्राफ्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे ना, वो मेन तो आपको एथिकल जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कोई भी एआई सिस्टम जब आता है तो वो टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका एम था कि जितने भी एथिकल क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम को एड्रेस किया जाए कि एथिकली जो एआई सिस्टम्स हैं वो बेनिफिशियल है या नहीं। उसके साथ साथ अगर कुछ एथिकल इश्यूज आ रहे हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस हैं उनको भी कहीं ना कहीं कम किया जाए। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, फाइनेंस है, एनर्जी है, तो ये जो क्या थे, ये काफ़ी हाई रिस्क एरिया थे। इनमें एथिकल क्वेश्चंस भी, क्योंकि कोई ह्यूमन बीइंग अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके हेल्थ रिलेटेड जो डाटा है उसको काफ़ी सेफ रखे, सिक्योर रखे। तो यहाँ पे एक एथिकल इशू आ रहा था, फाइनेंस से रिलेटेड जो है, एनर्जी से रिलेटेड जो है, तो इन सबको क्या था, यहाँ पे जो एथिकल क्वेश्चंस थे उनको मतलब कि इजी वे में सॉल्व करना। उसके साथ साथ जो ये लेजिस्लेशन था इसका एक काम ये भी था कि इसने कोशिश की है जो अपटेक है एआई का, उसके साथ साथ जो इसके मतलब कि इसको अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि एआई को हम कितना यूज़ कर रहे हैं प्लस उसके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बने कि हमें एआई, तो देखो जो टेक्नोलॉजिकल आज का वर्ल्ड है उसमें एआई के बिना काम चल नहीं रहा है, तो हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उससे कितना हार्म हो रहा है उसको बचाना, या उससे मतलब कि मिटिगेशन जो मेजर्स हैं कि चलो कोई एआई है वो फाइनेंस में तो है ही है, यूज़ हो रहा है उसका, लेकिन उसके वहाँ पे कुछ मिसयूज़ ना हो। हेल्थ केयर में एआई का यूज़ हो रहा है क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो ओपन हार्ट सर्जरीज़ हैं, बाईपास सर्जरीज़ हैं, वो रोबोट्स के द्वारा मतलब कि कहा जा रहा है कि कई जगह परफॉर्म की गई है। तो कहीं ना कहीं वहाँ एआई का यूज़ तो किया गया है लेकिन वो ह्यूमन बींग्स के लिए यू कैन से कि हार्मफुल ना हो। तो उस चीज़ के बीच में जो बैलेंस बनाना है वो इस ड्राफ्ट में बनाया गया है। उसके साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो मतलब कि एआई को रेगुलेशन करने के लिए ये जो ड्राफ्ट था ये कहीं ना कहीं सिमिलर है किससे, एक आपने जीडीपीआर पढ़ा होगा जो पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में था, जो यूरोपियन यूनियन में ही सबसे पहले आया था। वो क्या था, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये उससे सिमिलर है। तो उससे क्या होगा कि जो ग्लोबल डाटा प्रोटेक्शन है कहीं ना कहीं वो भी इंश्योर होगा। उससे क्या है, जो ये
कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को या यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा जो ग्लोबल पोडियम है उसमें। अब ये जो एआई है यूरोप में, मेनली जो यूरोप के 27 जो कंट्रीज़ हैं, ये जो ड्राफ्ट होगा ये उन 27 कंट्रीज़ में कहा जा रहा है कि इसकी जो मार्केट है वो यूरोपियन, वो 27 कंट्रीज़ है जहाँ पे ये यू कैन से फ्यूचर में इसके जो आउटकम्स है वो देखने को मिलेंगे पॉजिटिव। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो लॉ है ये इंडिया में क्या है, मतलब कि उससे पहले चलो हम ये देख लेते हैं कि इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या थी, कि ऐसा क्या हो रहा था कि हमें इसको मतलब कि रेगुलेट करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा क्या था, अनसर्टेनिटी इन रिस्क। मतलब रिस्क तो है, सबको पता है, लेकिन वो भी अनसर्टेन है, हमें ये भी पता नहीं है कि वो रिस्क जो है वो कितना बड़ा या किस मतलब कि किन डायमेंशंस का या किस लेवल तक वो रिस्क हो सकता था। तो ये जो यूज़ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था एज अ टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही थी। तो जैसे आपका यू कैन से कि कोई भी काम हो रहा था उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तो इसके साथ साथ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो रिस्क थे उनकी अनसर्टेनिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी। साथ साथ सेकंड क्या था कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एक ब्लैक बॉक्स बोला गया है। ब्लैक बॉक्स क्यों? क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स बोला गया है। कि इसका मतलब है कि जिन ह्यूमन बींग्स ने या जिन जो आपके इंजीनियर्स हैं जिन्होंने एआई को बनाया है, जिसने बनाया है वो भी अभी तक इसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं कि इसके जो वेरियस आउटकम्स है वो क्या होंगे, या किसी सर्टेन क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, या कोई डिसीजन है वो क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो ये सब क्या है, कुछ मतलब कि ऐसे यू कैन से कि ऐसा एक वो है जहाँ पे बनाने वाले को ही नहीं पता है कि इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो किस लेवल की है, तो इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसके साथ साथ मेनली ये भी कई जगह देखा गया है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ये यूज़ जो कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इनएक्यूरेसी भी देखने को मिल रही है, बायसनेस भी देखने को मिल रही है। मेनली क्या करते हैं, ये जो ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो गई है उसको एक स्टैंडर्ड मान के, मतलब कि उसके एक मतलब कि स्टैंडर्ड के साथ ही अपना डिसीजन देते हैं। तो कई जगह क्या हुआ कि इन्होंने गलत पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करके कई लोगों को जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है वहाँ पे कई लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है। उसके साथ साथ जो चैटबॉट वगैरह है वो क्या करते हैं, वो इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं, और कई बार वो क्या करते हैं कॉपीराइटेड जो मटेरियल है उसको विदाउट परमिशन क्या करते हैं यूज़ करते हैं, जो कहीं ना कहीं एथिकली रॉन्ग है। इसके साथ साथ ये जो चैटबॉट्स हैं ये क्या करते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी का जो कंटेंट है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से ये मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये जो कंटेंट है ये मतलब कि ह्यूमन के द्वारा लिखा भी गया है और ये एक्यूरेट होगा या लीगली परमिसेबल होगा भी या नहीं। तो इस वजह से ये जो है इसमें बायसनेस भी आ रही है। अब इसके साथ साथ जो इसका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अनश्योर है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक चैलेंज दे रहे हैं आने वाली जनरेशन को। जो जैसे कि हमारे पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग सिस्टम होते थे, उसमें क्या होता था मतलब कि वहाँ ये श्योरिटी नहीं थी कि एआई सिस्टम है वो कैसे बिहेव करेगा। मेनली क्या था, एआई जो है वो यूनिक डिज़ाइंस बनाता है, तो उससे क्या है जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं मतलब कि वो उस चीज़ के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल है, फैक्ट्री से बाहर आया, इंजीनियर्स को पता है कि उसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, लेकिन जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उनको कभी भी मतलब उस केस में जो इंजीनियर्स हैं वो कभी भी मतलब कि ये श्योर नहीं है कि किस पॉइंट पे आके वो एक नया उसमें मतलब कि वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे कोई एक नया फंक्शन। तो इस टाइप की जो अनसर्टेनिटी या फ्यूचर का जो बिहेवियर है, मीन्स उन्होंने बनाया तो है जो ये कार्स वगैरह है यू कैन से एआई जनरेटेड मतलब कि ऑटोमेटिक जो कार्स वगैरह है या सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स हैं इंजीनियर्स ने बना दिया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि इस मतलब कि ये ए मोड है, इस ए मोड में ये जो व्हीकल है ये इस डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, तो कि इस ए मोड पे अगर आप पुश करते हो तो ये व्हीकल इस बी डायरेक्शन में जाएगा,
ये इंजीनियर्स ने बनाया है लेकिन फ्यूचर नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बी डायरेक्शन में जाना है, आपने ए को पुश किया, वो सी डायरेक्शन में चल दिया, तो फ्यूचर का उनको कोई मतलब कि सर्टेन नहीं है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये जो एआई है ये क्या है, ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि बनाने वाले को भी नहीं पता है कि उसने क्या बनाया है। उसके साथ जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, इनएक्यूरेसी तो ऑब्वियसली है ही है, और फ्यूचर का जो बिहेवियर है वो भी अनश्योर है। ठीक है, अब ये जो एआई है ग्लोबली इसको गवर्न कैसे करते हैं, ग्लोबल इसकी जो गवर्नेंस है एआई की वो कैसे होती है। तो नीति आयोग ने क्या किया था, एक मतलब कि डॉक्यूमेंट जो है, गाइडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किया था, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल रिपोर्ट। इसमें नीति आयोग ने एम्फेसाइज किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको कैसे यूज़ किया जाना चाहिए और कैसे वो एक रिस्पॉन्सिबल मतलब सिटीजन के लिए लॉन्ग टर्म में एक्सेसिबल हो सकती है। तो उसमें उन्होंने स्ट्रेटजीज को भी मेंशन किया था। इंडिया के साथ साथ यूके में भी कुछ ऐसे लेजिस्लेचर हैं, उन्होंने क्या किया कि एक लाइट टच अप्रोच जो है वो यूज़ किया है, जिसमें क्या है जो रेगुलेटर हैं उनसे पूछा गया है डिफरेंट सेक्टर्स के कि जो एआई है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। फॉर एग्जांपल ये एनर्जी सेक्टर है, ये फाइनेंस है, ये आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो ये इन सेक्टर्स की जो रेगुलेटर्स है उन तीनों से पूछा गया है पहले कि आपके पर्सपेक्टिव में एआई को कैसे रेगुलेट किया जाए। उसके बाद में उन्होंने एक वाइट पेपर है वो जो इशू किया था, जिसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि एआई को की जो एआई है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ यूएस में भी लॉज हैं, इवन चाइना में भी लॉ है एआई को रेगुलेट करने के लिए। करते कितना वो वी आर नॉट ऑन दैट डिस्कशन। चाइना में तो ये 2022 में ही ऐसा एक जो है मतलब कि बाइंडिंग रेगुलेशंस जो हैं वो आगे थे। और सबसे मतलब कि जो अजीब बात यह है कि वर्ल्ड में फर्स्ट जो है नेशनली बाइंडिंग रेगुलेशंस थी ना, जो किसी स्पेसिफिक टाइप के एल्गोरिदम को टारगेट कर रही थी या एआई सिस्टम को जो टारगेट कर रही थी, वो चाइना में ही आई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेगुलेट कर मतलब कि उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था उन एल्गोरिदम्स को, टारगेटेड जो एल्गोरिदम्स थे उनको रेगुलेट करने के लिए कि उनको कैसे रेगुलेट करके इंफॉर्मेशन जो है उनसे जनरेट की जाए या आगे जो है ट्रांसफ़र की जाए। अब ये तो हुआ कि ईयू ने क्या ड्राफ्ट बनाया, उसके लिए वेरियस मतलब कि क्या एआई के फ्यूचर में हार्म हो सकते हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट हो सकते हैं, ग्लोबली एआई को कैसे गवर्न किया जा सकता है ग्लोबली, जैसे इंडिया में, यूके में, यूएस में, चाइना में। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं वे फॉरवर्ड पे कि एआई जो है हम इसके साथ और बेटर इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एआई को जो रेगुलेट करना है, रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होगा, क्रिएशन ऑफ अ सिंपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्योंकि यहाँ पे सिंपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का नाम क्यों इन्होंने मतलब क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एआई जो है वो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए तो उसको ब्लैक बॉक्स बोला गया है कि वो खुद इतना एआई खुद इतना कॉम्प्लेक्स है। कम से कम उसको रेगुलेट करने के लिए जो फ्रेमवर्क है वो तो सिंपल हो, ताकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनको वो समझ आए। ठीक है, और ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि जो एआई है वो यूज़ हो रही है या मिस यूज़ हो रही है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को क्या है, प्रायोरिटाइज करना चाहिए डाटा को, जैसे ये प्राइवेट डाटा है, ये इंटीग्रिटी के लिए यूज़फुल है, ये सिक्योरिटी के लिए है। वाइल बिजनेस हैव एक्सेस टू डाटा, मतलब कोई भी बिजनेस जब उसको डाटा की एक्सेस हो रही है तो उस टाइम जो डाटा को है प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ये हायर रिस्क का डाटा है, इसको और ज़्यादा प्राइवेसी मिलनी चाहिए, ये इंटीग्रिटी के लिए है, ये जो है कंट्री की या स्टेट की सिक्योरिटी के लिए है। इसके साथ साथ जो मैंडेटरी एक्सप्लेनेशन है वो भी होनी चाहिए किसके लिए, टू एलिमिनेट दी ब्लैक बॉक्स अप्रोचेज। मीन्स वही मैंने जैसे आपको बताया कि ये ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसकी जो वर्किंग है उसको मतलब कि मैंडेटरी उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। उससे क्या आएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये मशीन बना दी, आपको ही नहीं पता कि ये मशीन आपने कैसे बनाई प्लस ये कैसे काम करेगी, तो उसमें आप अकाउंटेंसी और मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कैसे लाओगे। तो उससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी और बिजनेस जो है उसकी हेल्प से जो बिजनेस होगा वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल होगा। उसके साथ साथ जो इफेक्टिव रेगुलेशंस है उनकी जो फॉर्मुलेशन है, मतलब कोई रेगुलेशन हम बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो एआई है
उसकी रेगुलेशन और उसकी यूज़ में कैसे बैलेंस बना के रखना है। तो ये सब क्या है, ये इसके वे फॉरवर्ड्स है कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी यू कैन से कि लेमन लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसको जो डाटा अगर किसी भी बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है तो उसको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। प्लस पॉलिसी मेकर्स को ये क्लियर होना चाहिए कि जो एआई है वो यूज़ हो रही है तो वो मतलब कि उसके यूज़ में और उसके मिस यूज़ में जो बैलेंस है वो उनको पता होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share my video. Thank you.